वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम लोग कल हमने जहाँ से छोड़ा था, जहाँ पे हमारे सेशन को, बिल्कुल वहीं से आगे बढ़ेंगे। और ये है 14 to 17 विच इज़ हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग। एंड आज का जो फर्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड हमने सिंक्रोनाइज पढ़ा था, जिसमें क्रोनोस हमारा टाइम से रिलेटेड रूट था, उसको देखा था हमने। आज हमारा फर्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिकल। एंड अगेन फिर से वही बात कि अगर पैथोलॉजिकल लायर कोई व्यक्ति होगा, हमने जितने भी शब्द पढ़े इस लायर के साथ जोड़ करके हमें देखने हैं इस पूरे एक्सरसाइज में। लाइक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नोटोरियस हमने पढ़ा, सो नोटोरियस लायर। फिर हमने जो शब्द पढ़े, आपको जो भी क्रॉनिक लायर या और भी जो शब्द आए थे आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। सभी को आप लायर से जोड़ के देखिए और उसके मतलब को समझने का कोशिश कीजिए। सो उसी तरीके से जब यहाँ लिखा गया पैथोलॉजिकल लायर, सो पैथोलॉजी आज के डेट में आप समझते हैं कि ये बीमारी से संबंधित चीज़ है। आई मीन पैथोलॉजी में बीमारी की जांच की जाती है, जहाँ आप जाते हैं पैथोलॉजी सेंटर में एंड देन वो लोग जांच करके आपको बताते हैं। सो पैथोलॉजिकल लायर यूजुअली वैसा लायर होगा जो बेसिकली डिजीज्ड होगा, यानी झूठ बोलना इस व्यक्ति की बीमारी बन चुकी है और ये इस चीज़ को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है। सो डिजीज्ड एंड you can also write in this way, impossible to control. So this is the perfect meaning of the word. And then इसमें जो आपको रूट मिल रहा है वो रूट है आपका पैथोस। और ये पैथोस अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के आपको मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट है, आप अगर समझें तो पैथोस को डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है लैटिन के हिसाब से। पैथोस को आप सफ़रिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी पैथोस को आप आने वाले सेशंस में देखेंगे फीलिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो डिजीज़ भी है, सफ़रिंग भी है एंड फीलिंग भी है। और अगर कहीं भी इस तरीके से मिलता है अ पैथोलॉजिकल लायर, सो अ पैथोलॉजिकल लायर इज़ अ person who cannot control his lying and who cannot control speaking lies, I mean telling lies. So pathological liar easy है। अब इसी में आप गौर करिए तो जो पैथोलॉजी है आज के डेट में साइंस है, और यहाँ जो लोगोस आप पढ़ते हैं वो अपना मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल खो सा देता है। ठीक। एंड जो पैथोलॉजी होगा, पैथोलॉजी आप किसको कहेंगे? इट्स दी, यहाँ पे लॉजी अपना मीनिंग खो देता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ बता दिया मैंने। द साइंस, और यूँ कह सकते हैं आप स्टडी ऑफ डिजीज़, बीमारियों की पड़ताल करते हैं आप, उसकी पढ़ाई करते हैं। और पैथोलॉजी पढ़ने वाले को आप कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। इज़ दैट ओके? सो पैथोलॉजी, पैथोलॉजिस्ट, एंड ये पैथोलॉजिकल आपका एडजेक्टिव है। क्लियर रखिए अपने दिमाग में एंड देन जल्दी से लिखिए। ओके, तो अभी जो हमने रूट देखा वो था पैथोस, और ये पैथोस इक्वल्स फीलिंग भी होता है, जैसा कि मैंने लिखा भी था। और ये पैथोस एज अ फीलिंग आपको बहुत सारे अंग्रेज़ी वर्ड में मिलेगा, जिसमें सबसे पहले तो आप ये ज़रूर जानते होंगे विच इज़ सिंपैथी। आपने कई बार पढ़ा होगा इसे और आप कई तरीके से इसको जानते होंगे। सिंपैथी में 3-4 वर्ड एक ही साथ लिख देता हूँ, सिंपैथी। इसके बाद आपका कभी कभी आपको वर्ड मिलेगा अपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर आपको वर्ड मिल सकता है एंटीपैथी, एंड देन लास्ट वर्ड यहाँ पे मिलेगा आपको एम्पैथी। ठीक है, ये चारों वर्ड्स पे गौर कीजिए। इसके बाद एक और शब्द आपको मिलेगा पैथेटिक, ये भी वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इसी रूट पे है। आपको सारे के सारे वर्ड्स काफ़ी क्लियरली दिख रहे होंगे। एंड देन कभी कभी पैथी से और भी संबंधित वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनको समझिए। सिंपैथी को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। पैथोस तो यहाँ पे फीलिंग आपको नज़र आ ही रहा है, सिंपैथी आपका यहाँ पे नाउन है, और ये जो सिम जो प्रीफिक्स के रूप में आपको दिख रहा है, ये सिम या कई बार SYN, जैसा कि पिछले सिंक्रोनाइज में हमने पढ़ा, इसका मतलब आपका होता है, पिछले वीडियो से अगर आपको याद हो तो ये विथ का सेंस देता है या फिर ये सेंस देता है टुगेदर का।
तो आप यूँ समझिए कि अगर किसी व्यक्ति के दुखों से संबंधित आप भी महसूस करते हैं, कहने का मतलब हुआ अगर कोई व्यक्ति को कोई कष्ट है और उसकी फीलिंग को आप महसूस कर सकते हैं तो आप उसके प्रति अपनी सिंपैथी दिखाते हैं। और इसको आप बहुत ही हिंदी में काफ़ी आसान भाषा में इसे आप सहानुभूति के नाम से जानते हैं, ये आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। और इसी सिंपैथी को जब आप वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो आप इस तरीके से कह सकते हैं, सिंपैथाइज, ZE लगा करके आपने वर्ब बनाया। इसी में आप इस तरीके से सिंपैथिक करके आप एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, एंड सिंपैथेटिक भी लिख सकते हैं। हालांकि आपको बुक में सिर्फ ये दोनों के बारे में जिक्र किया है, इसलिए इसी को लिखिए। सिंपैथाइज का जिक्र किया है, मैंने आपको सिंपैथी बताया फर्स्ट। अब ये जो सिंपैथी है, इस सिंपैथी के लिए, सिंपैथी से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वर्ड को स्टूडेंट्स में होता है, सिंपैथी और एम्पैथी। ये दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ आपको समझना है कि सिंपैथी जब आप किसी व्यक्ति से सहानुभूति प्रकट करते हैं, और एम्पैथी ये भी सहानुभूति का ही हिस्सा है, लेकिन बिल्कुल वैसा जिसमें आप अपने आप को उस व्यक्ति के जैसा ही महसूस करा देते हैं, या यूँ कहिए कि आप भी उस प्रॉब्लम को झेल चुके हैं। जैसे अगर आप समझिए कि आपके अगर किसी दूसरे के घर में कुछ बुरी घटना घट जाती है, किसी दूसरे के घर में, और वो घटना आपके साथ कभी नहीं हुई है, फिर भी आप सिंपैथी किसी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वही घटना आप पे गुजरी हुई है, विच मीन्स कि आपने खुद उस घटना को एक्सपीरियंस किया है, तो आप दूसरे के प्रति अपनी एम्पैथी दिखाएंगे। तो सिंपैथी जनरल व्यक्ति भी, कोई भी, जैसे नेता लोग भी किसी के मरने पे अपनी सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन नेता के घर में कोई मरता है नहीं, तो वो लोग एम्पैथी नहीं दिखा पाते। सो सिंपैथी इज़ जस्ट सहानुभूति, लेकिन ये वो सहानुभूति जिसमें आप भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे कि आपके ऊपर खुद वो चीज़ बीत रहा हो या फिर बीत चुका हो। सो एम्पैथी का भी हिंदी अगर आप देखेंगे डिक्शनरीज़ में कि लगभग यही होता है, तो आप हिंदी में तो वही लिखेंगे, हिंदी में आपको लिखने के लिए तो वही मिलेगा। एम्पैथी का भी हिंदी डिक्शनरी में तो मीनिंग आपको सहानुभूति के सेंस में ही देगा, लेकिन अगर आप इंग्लिश में अगर उसको डिफरेंस करना चाहें तो जो एग्जांपल या जिस तरीके जो सिचुएशन मैंने समझाया, सो आप लिख सकते हैं। और यूँ इस तरीके से लिख सकते हैं, हैविंग द सेम मीनिंग एज सिंपैथी। फर्स्ट, पहली बात तो ये लिखेंगे कि सेम मीनिंग है, सिंपैथी के जैसा इसका सेम मीनिंग है, but one who empathizes, इस तरीके से लिख सकते हैं, one who empathizes has the similar experience। आप ये लिख करके थोड़ा सा मीनिंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि हिंदी में जो मैंने समझाया वो बस ध्यान में रखिएगा। सिंपैथी कोई भी किसी से भी जता सकता है, जबकि एम्पैथी आप इतने सेंसिटिव होते हैं कि दूसरों के जगह पे खुद को रख करके सोचते हैं, क्योंकि आप पे भी वो चीज़ बीत चुकी है। ऐसे तो अब यहाँ पे दो वर्ड बीच के बच गए। फर्स्ट वर्ड बचा आपका एंटीपैथी, और जो दूसरा वर्ड आपका बचा वो बचा अपैथी। सो इसमें जो फर्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है, ये तो निगेटिव प्रीफिक्स होता है, ये निगेटिव ए, ये अगर देखें तो ये तो आप जानते ही हैं कि ये किसी भी वर्ड को निगेटिव करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक प्रीफिक्स है। और एंटी जो होता है, एंटी का तो मतलब आप पहले से भी जानते हैं कि एंटी कहीं भी हो तो ये अगेंस्ट का सेंस देता है, यानी विरुद्ध का सेंस देता है। यानी अगर पैथो माने फीलिंग एंड एंटी मीन्स अगेंस्ट, तो आपकी फीलिंग अगर किसी के खिलाफ जाए, यानी अगर आप किसी से नफ़रत उस तरीके से करते हो कि आप उसके खिलाफ सोचते हो, तो आप कहेंगे कि आप एंटीपैथेटिक है। ठीक है, सो इस तरीके से लिख सकते हैं, एंटीपैथी मीन्स फीलिंग अगेंस्ट समबडी। यहाँ पे आप किसी के खिलाफ, किसी के विरुद्ध सोचिएगा। जबकि अगर आप अपैथी रखते हैं,
या अगर आप अपैथेटिक हैं तो इसका सेंस ये बनेगा कि आपको कोई फीलिंग नहीं है। नेगेटिव विच मीन्स सिंपली नो, विच मीन्स यू हैव नो फीलिंग। और यही एम्पैथी के सिनोनिम्स में आप ये वर्ड लिख सकते हैं, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस टू समबडी या समथिंग। यानी आप सिंपल हिंदी में ये भी लिख सकते हैं कि कंप्लीट उदासीनता, यानी आपको कोई मतलब ही नहीं है उससे। हैविंग नो फीलिंग, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, हैविंग नो फीलिंग। नो फीलिंग का मतलब हो गया कि आपको कोई भी उससे लेना देना नहीं है, आपकी उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है ना। वो अगेन समझेंगे फिर से, एंटीपैथी किसी के खिलाफ की फीलिंग होगी, मतलब आप उसके विरुद्ध सोचेंगे, हो सकता है लड़ने के लिए सोचेंगे, लेकिन अपैथी में आपको उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप कंप्लीटली उसके प्रति अपैथिक होंगे, या फिर यूँ कहिए कि इंडिफरेंट होंगे। ठीक है, लिखिए फटाफट इसे। ओके, जो वर्ड छूटा पैथोस पे, द वर्ड इज़ पैथेटिक। एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कई बार इसे सुना होगा। अगर कहीं पे पैथेटिक है तो अगर पैथेटिक साइट आपको दिखे, ऐसा नज़ारा जो पैथेटिक हो, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि ऐसा नज़ारा दैट मेक्स यू फील पिटी, और जब आपको सहानुभूति हो उससे, मतलब आपको वो नज़ारा अच्छा नहीं लगेगा। कई बार ये जो दयनीय, ये काफ़ी शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है। और कई बार किसी पर्सन को भी आप पैथेटिक कह सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन को कहते हैं पैथेटिक, इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली यूज़लेस है, और यूज़लेस का मतलब है कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके वजह से आप हमेशा, मतलब आपको हमेशा उससे चिढ़ रहेगी, और ये पर्सन भी पैथेटिक भी हो सकता है। यानी अगर कोई काम कर रहा हो और बार बार गलती कर रहा हो तो आप उसको कहेंगे कि यू आर पैथेटिक। एंड नाउ पैथेटिक साइट आपको काफ़ी इजीली एग्जांपल, मैंने 2 एग्जांपल दिए पैथेटिक पे, और हिंदी आप याद रख सकते हैं, दयनीय। ठीक है, इसे भी आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे के अपने रूट्स पे चलेंगे। अनकॉन्शनेबल, ये वर्ड है आपका अगला, अनकॉन्शनेबल। अब ये वर्ड काफ़ी बड़ा है, आप तोड़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। इसमें रूट्स को समझिए, लास्ट में सब, पहले ये सब आप देख लीजिए, सब कुछ आपको दिख रहा है, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, बीच के चीज़ों को मेन आपको समझना है ताकि याद रख सकें आप। सो जो लैटिन वर्ड्स हमारे यहाँ पे मिलेंगे, फर्स्ट मिलेगा आपको ये सायो, जिसका मतलब आपका नो होता है, और नाउन फॉर्म में यही चीज़ साइंस ऐसे हो जाता है, जिसे आप नोइंग कहते हैं। अब आपको क्लियरली नज़र आएगा कि इसी से तो हमारा वर्ड साइंस बना है, जिसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। सो सायो नोइंग से संबंधित है, और अनकॉन्शनेबल एक्ट अगर कहीं भी लिखते हैं, या हमारे केस में लायर को देखना है, अगर अनकॉन्शनेबल लायर कोई होता है, इसका मतलब है एक्सक्यूज मी, इसका मतलब है कि उसका कॉन्शियंस सही नहीं है। और ये कॉन्शियंस फिर से एक नया वर्ड है, इसको कभी भी प्लीज़ कॉन्साइंस मत पढ़िएगा। दिस इज़ नॉट कॉन्साइंस, दिस इज़ कॉन्शियंस। एंड कॉन्शियंस का मतलब होता है, आप यूँ कह सकते हैं कि जब भी आप कोई काम करते होंगे या कोई काम करने के बारे में सोचते होंगे, तो आपके अंदर बैठा एक आदमी होता होगा, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि योर इनर सेल्फ, मतलब आपके अंदर बैठा वो आदमी जो आपको ये बताए कि क्या सही है क्या गलत है, वही चीज़ आपका कॉन्शियंस है। सो कॉन्शियंस इज़ योर inner self that tells you what is right or wrong। यानी सही गलत की परख जो आपके अंदर होती है, उसी को आप कॉन्शियंस कहते हैं। आप इसको अंतरात्मा लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। एंड उसी से अब जब अनकॉन्शनेबल आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा सो बैड, या इतना बैड, या इतना इमोरल, विच इज़ अनैतिक कहते हैं हिंदी में इसे, इतना बुरा या इतना अनैतिक, that you must feel ashamed। अब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति अनकॉन्शनेबल लायर है
तो वो इतना बुरा या इतना अनैतिक लायर है कि उसको होना तो चाहिए, शर्मिंदगी उसको होनी तो चाहिए, लेकिन उसका कॉन्शियंस अर्थात उसकी अंतरात्मा उसे जवाब नहीं देती है, मतलब अंतरात्मा उसे हेल्प नहीं करती है और वो झूठ उसी तरीके से बोलते चला जाता है। तो अनकॉन्शनेबल आज के डेट में इस सेंस में यूज होने लगा। सो इफ an act is unconscionable which means the act is highly immoral, अब काफ़ी ज़्यादा अनैतिक होगा। अनकॉन्शियस तो आपको मैंने अलग ही बताया, हालांकि इसी से बना हुआ आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको सायो है एंड देन कॉन्शियस आपको क्लियरली दिख रहा है। अगेन इसी से संबंधित वर्ड अगर आप देखें तो इसी सायो से संबंधित वर्ड अगर आप देखें तो आप इसको कहाँ लिखा जाए, पहले इसे मिटा लें फिर हम लोग देखेंगे। इसके बाद हमारा शब्द है कॉन्शियस, सेम चीज़। अगर आप कॉन्शियस हैं किसी चीज़ के बारे में तो ये इसमें वही कि आप जानकारी रखते हैं किसी चीज़ के बारे में, सिंपली यू आर अवेयर। आप हिंदी में इसको कॉन्शियस को जागरूक भी लिख सकते हैं। कॉन्शियस अगर है तो कई बार सजग भी होता है और कई बार होश में भी होता है। इसी का उल्टा अगर कर दे अनकॉन्शियस हो गया मतलब बेहोश होने का सेंस आता है, ठीक है। तो ये कॉन्शियस आपको मिला। कॉन्शियस के अलावा आप देखिए आपको साइंस मिलेगा जो कि इसी रूट पे है। साइंस का मतलब विज्ञान होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आपको पता भी है, ये कोई वर्ड जानने लायक वर्ड नहीं है। इसके बाद जो आपको वर्ड मिल रहा है इसी रूट पे वो वर्ड है ओमनीसिएंट। ये वर्ड आपको जानना चाहिए, OWS में SSC के एग्जाम्स में कई बार आया है। ओमनी मतलब ऑल का सेंस होता है, ओमनी मीन्स एवरीबडी, ऑल, एंड सियंस तो वो नोइंग देख ही रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा, ओमनी कहीं भी है इसका मतलब आ जाएगा ऑल। और ओमनी से रिलेटेड ऐसे 3 शब्द नॉर्मली हैं जो एग्जाम्स में बहुत देते हैं, आप देख लीजिए, तीनों में लिख देता हूँ, हालांकि इस लेसन में हमारे है नहीं। ओमनीसिएंट आपको मिलेगा, फिर आपको एक वर्ड मिलेगा ओमनीपोटेंट, एंड फिर आपको एक वर्ड मिल जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ये तीनों वर्ड SSC के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है और तीनों के तीनों शब्द भगवान पे अप्लाई किए जाते हैं। प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, ओमनी प्रेजेंट मीन्स हर वो चीज़ जो हर जगह प्रेजेंट हो, सो प्रेजेंट एवरीवेयर। तो प्रेजेंट एवरीवेयर हर जगह मौजूद कौन होते हैं? ईश्वर। ओमनीपोटेंट, पोटेंट मीन्स पावरफुल, ऑल पावरफुल, तो आप इसको कह सकते हैं वन हु इज ऑलमाइटी, आप ये भी लिख सकते हैं, ऑलमाइटी गॉड भी कहा जाता है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, हिंदी काफ़ी अच्छे हैं इसलिए लिखना बनता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं सर्वशक्तिमान। इसके लिए आप लिख सकते हैं सर्वत्र, जो हर जगह हो, ये भी आप जानते होंगे। एंड ओमनीसिएंट, साइन का मतलब था आपका ज्ञान, जानने से, तो जो हर कुछ जाने, दिस वन इज ऑल नोइंग, अर्थात हिंदी में आप इसे कहेंगे सर्वज्ञ, जो सभी चीज़ों की जानकारी रखता हो। काफ़ी इजी शब्द है। अब आप नोटिस करेंगे इससे रिलेटेड और भी वर्ड आप बना सकते हैं, जैसे साइन है तो आप इसके पहले सिर्फ प्री लगा दीजिए, प्रीसिएंट, सॉरी प्रीसिएंट, ये वर्ड देखिए आप। तो जिस तरीके से ओमनी का मतलब आपका ऑल हो रहा था, और आपको ये बात भी पता है कि प्री का मतलब क्या होता है, कई लोग जानते होंगे, प्री का मतलब होता है पहले या बिफोर, ठीक है। तो प्रीसिएंट जो बातों को पहले ही जान जाए, और ये भी आप किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अभी तो कोई ऐसा है नहीं, अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो घटना के होने से पहले ही उसका भविष्य बता दे। तो नोइंग, किसी घटना के बारे में, नोइंग इंसिडेंट्स बिफोर दे अकर, अकर का मतलब होता है होना, घटित होना, तो किसी घटना के होने से पहले ही जो बता दे। फिर एक वर्ड आप देख सकते हैं, द वर्ड इज नेसेंट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें भी देखिए तो ये जो NE नज़र आ रहा है, ये आपका एक निगेटिव प्रीफिक्स है, इसका मतलब नो और इसका मतलब जानना। तो जो नहीं जाने कुछ भी, अर्थात ये कुछ नहीं जानने वाले व्यक्ति को आप कहेंगे नॉट नोइंग, या फिर कॉमन भाषा इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं इग्नोरेंट। तो आप गौर कीजिएगा कि एक ही रूट पे आप कितने सारे शब्द को सीख सकते हैं। हालांकि ये 2 शब्द आपके अलग थे, इस लेसन के, इस सेशन के नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको याद करने में आसान हो। और एक ही टाइप के रूट ओमनी पे, एक ही टाइप के प्रीफिक्स ओमनी पे बेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। फटाफट लिखिए।
चलिए आगे बढ़े और हमारा अगला वर्ड है ग्लिब। काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छा शब्द है ग्लिब। आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ग्लिब टॉकर कोई हो सकता है, हमारे यहाँ लायर के सेंस में हमने यूज़ किया है ग्लिब लायर। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ग्लिब, किसी सेल्समैन को आप ग्लिब कह सकते हैं, या ग्लिब किसी बोलने वाले व्यक्ति को भी आप कह सकते हैं। ये जनरली स्पीच के लिए ही इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को ग्लिब टॉकर या ग्लिब स्पीकर कहते हैं, तो ग्लिब वो व्यक्ति होगा जो अपने बातों से आपको रिझा लेगा, यानी उसके शब्दों में काइंड ऑफ स्मूथनेस होगा। और ये लैटिन के उस रूट से आता है जिसका कि मीनिंग भी स्मूथ से ही संबंधित होता था। ओके, सो ग्लिब का मतलब आप अगर बोलें तो आप ये ज़रूर समझ लें कि इसका इस्तेमाल जब भी किया जाता है स्पीकर और स्पीच के लिए, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में तो लिखा ही जा चुका है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति होगा यूजिंग वर्ड्स दैट आर क्लेवर। मतलब आपको अपने में, जैसे कोई सेल्समैन आए और वो इतने अच्छे से आपको बोला कि आप उसका सामान लेने के लिए रेडी हो गए, तो सेल्समैन में भी अ ग्लिब टॉकर और ग्लिब सेल्समैन, ठीक है। यूजिंग वर्ड्स दैट आर क्लेवर बट नॉट सिंसियर। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये वर्ड के अंदर एक निगेटिव कोनोटेशन आपको क्लियरली दिखेगा। वो इसलिए दिखेगा क्योंकि निगेटिविटी ये सिंसियरली थिंक करके या सोच करके बोली नहीं, ये इतने परसुएसिव होते हैं। या फिर आप यूँ भी आप लिख सकते हैं एक बहुत ही कॉमन तरीके से कि आर्टफुली परसुएसिव इन स्पीच, ये भी आप लिख सकते हैं। मीन्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक्सप्लेनेशन है याद करने के हिसाब से, लेकिन आप ये समझें कि अगर कोई व्यक्ति ग्लिब होगा तो आपको अपनी बातों से मना लेगा। बस इस तरीके से याद रखना आपके लिए सबसे सही होगा इस वर्ड को, ठीक है। अब हम लोग के पास अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है आपका एग्रेजियस, एक्सक्यूज़ मी, एंड एग्रेजियस में आपका नेक्स्ट रूट है, वो हम लोग को देखना है। इसमें कोई रूट नहीं दिया था, तो बुक्स में मैंने अभी देखा कि इसमें कोई रूट नहीं है। ग्लिब को सिर्फ एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है और उसके बारे में सिर्फ इतना बोला गया है कि ये बुक में आप पढ़िएगा अगर आपके पास हो तो, कि ग्लिब वो व्यक्ति होगा जो बोलने में परसुएसिव होगा, ठीक है। एंड एग्रेजियस में जो आपको रूट मिलेगा वो मिलेगा ग्रेक्स। ये लैटिन रूट है आपका, एंड ये रूट है आपका ग्रेक्स, या ये आप इसको कह सकते हैं ग्रेजिस, ठीक है, जिसका कि मतलब हो जाता है आपका हर्ड या फ्लॉक। और हर्ड किसे कहते हैं? आप झुंड को कहते हैं। सो एग्रेजियस का मतलब आज के डेट में तो ये निकलेगा कि बहुत ही ज़्यादा बुरा, आउटस्टैंडिंगली बैड, और यू कैन से आउटस्टैंडिंगली विशियस, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। यानी कि अगर कोई व्यक्ति एग्रेजियस लायर है, एग्रेजियस लायर क्योंकि हम लायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा बुरा होगा, इतना ज़्यादा घटिया किस्म का होगा, या बहुत ही ज़्यादा ईविल नेचर का होगा, तो उसे आप एग्रेजियस कहेंगे। अब इससे कैसे अलग हुआ कि वो जनरल से अलग होगा। जनरल लोग थोड़े मोड़े झूठ बोलने वाले चल जाते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का हो तो उसे आप एग्रेजियस कह सकते हैं, ठीक है। इसे लिखिए आप जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे रूट को मैंने रहने दिया है, जिसका मतलब ग्रेक्स और ग्रेजिस है, जिसका मतलब झुंड का सेंस है। अब आपका जो वर्ड है, ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्रेजियस मैंने फिर बताया कि वो इतना ज़्यादा बैड होगा कि दूसरे छोटे छोटे बुरे चीज़ों से अलग हट जाएगा। बुरे थिंग्स के, बैड थिंग्स के हर्ड से या फ्लॉक से वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन वो होगा, वो भी निगेटिव वर्ड ही है। नाउ ग्रेगेरियस, अब इसी रूट पे आधारित कुछ वर्ड्स हम लोग देख रहे हैं। सो ग्रेगेरियस पर्सन जो वो लोग होते हैं जिनको लोगों के साथ रहना या झुंड में रहना, हर्ड में रहना पसंद होता है। लाइकिंग टू बी विथ पीपल, यानी ये वो व्यक्ति होते हैं जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि आपको एक वर्ड याद होगा, एक्सट्रोवर्ट, याद है? एक्सट्रोवर्ट जो काफ़ी बोल्ड होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो ये ग्रेगेरियस नेचर के भी एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो ग्रेगेरियस नेचर के होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, आप इसको एक वर्ड में आप इसे सोशिएबल भी लिख सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा
ग्रेगरियस नेचर का जो भी व्यक्ति होगा, ये वो व्यक्ति होगा जो काफ़ी लोगों से मिलना पसंद करेगा, लोगों के साथ उसको अच्छा लगेगा, लोगों के बीच में रहना। एक होता है जो अलग टाइप का रहे, जो इंट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति, वो ज़्यादा निकलना पसंद नहीं करते हैं, घरों से ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें आप इंट्रोवर्ट की श्रेणी में रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट की श्रेणी का ये वर्ड आपका ग्रेगरियस माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ इसी चीज़ को, यही ग्रेक्स और ग्रेजिस को अगर आप कॉन के साथ जोड़ दें, कॉन जिसका कि मतलब टुगेदर होता था, और आप काफ़ी कॉमन वर्ड बनाते हैं कॉन्ग्रीगेट। अगर एक जगह पे कुछ लोग कॉन्ग्रीगेट करते हैं तो कॉन्ग्रीगेट का सेंस होगा टू कम टुगेदर एज अ ग्रुप, टू कम टुगेदर एज ए ग्रुप। ये वर्ड आपने इसका नाउन फॉर्म कॉन्ग्रीगेशन सुना होगा। चर्च में जब एक जगह मिल करके, जब सारे लोग एक जगह मिल करके पूजा करते हैं तो उस झुंड को, उस सभा को भी कॉन्ग्रीगेशन कहा जाता है। ये आप डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे। ये यहाँ पे कॉन्ग्रीगेट हो गया। इसके बाद आपका वर्ड इसी में देख लीजिए, आपने कई बार सुना होगा सेग्रीगेट, याद है? अगर आपने सेग्रीगेट सुना होगा तो सेग्रीगेट एंड लास्ट वर्ड जो इस ग्रुप का है और प्रोबेबली इन तीनों सेशन का भी है, वो है एग्रीगेट। सेग्रीगेट और एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब आपको पता है टोटल, ये बात आप जानते होंगे। एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, एग्रीगेट नंबर्स, सारे अलग अलग जगह के मार्क्स को जोड़ करके एक जगह लिखा होता है, तो आप उसे एग्रीगेट या टोटल के सेंस में आप इसको यूज़ करते हैं। एंड सेग्रीगेट का मतलब क्या होगा? अलग करने के सेंस में, जब आप एक चीज़ से दूसरे चीज़ को अलग कर देते हैं। तो पुट समथिंग असाइड, या यूँ कह सकते हैं फ्रॉम हर्ड, यानी ग्रुप से, किसी चीज़ से आप किसी चीज़ को हटा देंगे। या अगर आपको ये थोड़ा अलग लग रहा है तो आप इसे और तरीके से हिंदी में भी लिख सकते हैं। पुट समथिंग, सॉरी असाइड नहीं, अपार्ट लिख लें आप, अपार्ट फ्रॉम अर्थ, अपार्ट फ्रॉम हर्ड। अब हिंदी अगर लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे आप? ये सेग्रीगेट है तो आप अलग ही तो कर रहे हैं, और शुद्ध हिंदी में लिखना हो तो पृथक करना लिखेंगे। एग्रीगेट जोड़ने का सेंस दे देगा, कॉन्ग्रीगेट भी ये लोगों के ग्रुप में आने का सेंस दे देगा। मैंने बताया भी कि कॉन्ग्रीगेशन आपका वो होगा जहाँ लोग जुड़ेंगे, खास करके चर्चेज़ में एक दूसरे के साथ मिल करके पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। तो ये 14 to 17 लेसन आपका एंड होता है। आने वाले वीडियोस भी जल्द ही आते रहेंगे। अब वीडियोस में कोई गैप नहीं होगा, हम लोग अब तेज़ी से इसको आगे बढ़ाएंगे। अगला जो हमारा सेशन है वो सेशन 18 है। 18 में आप बुक चेक कीजिए। सेशन 18 में वो आपको चेक करने के लिए दिया है, मींस चेक योर सेल्फ एक्सरसाइज है, उसको आप बनाइए कि आपको कितना वर्ड याद है। फिर हमारा 19 से 23 यानी 19 to 23 हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, और वो सेशन सबसे लंबा होगा। प्रोबेबली उसके लिए मेरे को 3 वीडियो बनाना पड़े, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाना सही नहीं है, इसलिए आधे घंटे का ही वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और लाइक करते रहिए, और अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में आकर के पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ।